Good afternoon, class. Today we will cover our new topic, that is thermoelectric transducer. हमने लास्ट क्लास में थर्मोकपल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद आपकी बुक में जो टॉपिक है दैट इज़ बायोमेटालिक थर्मोमीटर, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ थर्मोइलेक्ट्रिक दैट इज़ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस। ये पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है इसको हम यूज़ करते हैं फोर्स को मेजर करने के लिए। फोर्स को या जब प्रेशर को हमने मेजर करना होता है तो हम पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस को यूज़ करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस का काम क्या है? ये एक तरह का ट्रांसड्यूसर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे फोर्स है, तो जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो हमारी जो फोर्स है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब पीजो इलेक्ट्रिक में होता क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में हमारे पास एक क्रिस्टल बना हुआ है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ बना हुआ है। अब इस क्रिस्टल पे जब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये क्रिस्टल अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगाने से क्या होगा? ये जो हमारा क्रिस्टल है इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसको हम आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे। और आउटपुट वोल्टेज जो हमारी वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी आर आउटपुट। तो बेसिकली फोर्स लगाने से क्या होगा? हमारा ये जो क्रिस्टल है इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसके क्रॉस जनरेट होगा जिसको हम आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे। सो इसको एक बार पढ़ते हैं। इन पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपेयर्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आर सच इन विच एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपेयर्स। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो हैं जिसके क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज अपेयर होगी अक्रॉस सर्टन सरफेस ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के एक सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट होगी जब हम इसको मैकेनिकल फोर्स देंगे। और ये जो हमारा प्रोसेस है ये वाइस वर्सा है। अगर हम इस क्रिस्टल को वोल्टेज देंगे तो ये अपने फोर्स जनरेट करेगा, और अगर हम इसको फोर्स देंगे तो ये वोल्टेज जनरेट करेगा। ये वाइस वर्सा इसका प्रोसेस चलता है। सो इस इफेक्ट को हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये सिर्फ उन क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल है, सिर्फ उन क्रिस्टल में ये पॉसिबल है जहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है वो असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिर्फ जहाँ पे असिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सिर्फ उन क्रिस्टल में ही हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, सो ये हम अगर डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक ये अपर इलेक्ट्रोड है, एक लोअर इलेक्ट्रोड है, बीच में इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्रिस्टल भी इसी तरह से फॉर्म होता है जब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और ये जो चार्ज है ये असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे इसके जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फिजिकल डायमेंशन है हमारे क्रिस्टल की, वो शेप जो है वो हल्की सी चेंज कर लेता है, अपनी फिजिकल डायमेंशंस हल्की सी चेंज करेगा क्योंकि हमने इसको फोर्स या प्रेशर दिया है यहाँ से, इसलिए इसकी फिजिकल डायमेंशन चेंज हो गई। और इसके फिजिकल डायमेंशन चेंज होने से जिस सरफेस पे हमने फोर्स दिया है उसके जो साइड वाले सरफेस है वहां से हम आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं, यानी विड्थ से। सो मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी देखेंगे अब हम इस सरफेस की। Q क्या है? चार्ज। D इंटू एफ, डी क्या है? क्रिस्टल की सेंसिटिविटी। और F क्या है? जो फोर्स हमने दिया लगाया। सो F क्या होता है? ए ई अपॉन टी, एरिया ऑफ क्रिस्टल, यंग्स मॉडुलस, और T इज थिकनेस ऑफ क्रिस्टल। ये एक फॉर्मूला है फोर्स का। और यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दैट इज F अपॉन A। तो इसको हम पुट कर देंगे इसी फॉर्मूला के अंदर।
सो दैट वुड बी E इज इक्वल टू FT A अपॉन डेल्टा T। सो आपने सिर्फ इसका रिजल्टेंट याद रखना है, ये सारी डेरिवेशन आपने नहीं करनी है। रिजल्ट सॉरी क्लास, बीच में कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। सो आपने सिर्फ इसका ये जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका सिर्फ एक रिजल्टेंट याद रखना है, दैट इज E नॉट इज इक्वल टू GTP। और G क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्ट्रेस। सो आपने ये वाला जो बॉक्स में हमारा फार्मूला है G का और E नॉट का, ये सिर्फ ये दो फार्मूलाज याद रखने हैं। सो आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल होगी? GTP। G क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, यानी फोर्स कितना था, और स्ट्रेस कितना आया। और T इंटू PP इज प्रेशर, T इज थिकनेस ऑफ क्रिस्टल। सो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में हमने मटेरियल्स कौन से यूज़ करे? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में हमारे पास रॉशल सॉल्ट, एमोनियम डिहाइड्रेट फॉस्फाइड, लिथियम सल्फेट, क्वार्ट्ज और सिरामिक A एंड B होते हैं। तो हमारे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो दो तरह के हैं, एक तो नेचुरल मटेरियल है, एक सिंथेटिक मटेरियल है। जो क्वार्ट्ज और रॉशल सॉल्ट ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ये नेचुरल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। नेचुरल का मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है चार्ज का वो ऑलरेडी एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वाइल जो लिथियम सल्फेट या अमोनियम डिहाइड्रेट या बाकी जितने भी हमारे हमने मटेरियल्स की बात करी है वो सारे सिंथेटिक मटेरियल्स हैं। मतलब हमें इसमें खुद पोलराइज्ड करना पड़ता है, अलग से हमें इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें वो जनरेट करनी पड़ती है आर्टिफिशियली। तो ये नेचुरल नहीं है क्रिस्टल्स, वेयर एज क्वार्ट्ज और रॉशल क्रिस्टल्स जो थे वो नेचुरल क्रिस्टल्स थे। सो नेचुरल क्रिस्टल्स में हाई मैकेनिकल एंड थर्मल स्टेबिलिटी होती है, और वो काफ़ी सारा प्रेशर या फोर्स जो है वो अपने आप को बर्दाश्त करा सकते हैं। उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा होता है। जबकि जो सिंथेटिक मटेरियल है उनकी वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। और जो क्वार्ट्ज है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जो कि नेचुरल फॉर्म का है, और इसकी आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। और जो रॉशल सॉल्ट है ये भी नेचुरल मटेरियल है, लेकिन इसकी आउटपुट ज़्यादा होती है, हाई होती है। सो पीजो इलेक्ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, एक तरह का क्रिस्टल है जिसके बीच में चार्ज स्टोर होता है। जब हम उसको प्रेशर देते हैं तो वो क्रिस्टल अपनी फिजिकल डायमेंशंस को चेंज कर लेता है, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो है वो जनरेट होती है। सो कुछ एडवांटेजेस हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के कि ये सेल्फ जनरेटिंग है, इसको कोई भी एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आउटपुट काफ़ी ज़्यादा है अगर हम क्वार्ट्ज की बात करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है बहुत स्मॉल इन साइज़ होता है, वेट भी इसका कम है और स्ट्रॉन्ग है कंस्ट्रक्शन में, और ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकता है। क्वार्ट्ज डिवाइसेस जो हैं वो -200 डिग्री से +300 डिग्री का टेम्परेचर रेंज जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, वेयर सिरामिक डिवाइसेस की +100 डिग्री तक ही लिमिटेड है। हाई स्टिफनेस है, मतलब हार्ड है। डिसएडवांटेजेस देयर आउटपुट वोल्टेज जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने से आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकती है। स्मॉल कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस कॉज प्रॉब्लम फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द फेसेस। तो इसकी जो स्मॉल कैपेसिटेंस बनती है ट्रांसड्यूसर के अंदर, उसके कारण हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है उस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। एप्लीकेशंस क्या हैं? फोर्स को या प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और एक्सलरेटर्स या वाइब्रेशंस को पिकअप करता है, वाइब्रेशंस को अगर हमें मेजर करना है। देन अल्ट्रासोनिक जनरेटर्स में भी ये यूज़ होता है। सो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो मेन एप्लीकेशन है दैट इज़ फोर्स। फोर्स को मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। क्लास फिर से बंद हो। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो दोबारा हमें एप्लीकेशंस दी हुई है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो एप्लीकेशन इज़ सेम जो हमने अभी अभी उसकी वर्किंग पढ़ी है। तो उसमें भी हमारे पास सेम डायग्राम दिया हुआ है कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो अपनी फिजिकल डायमेंशंस को चेंज करता है क्रिस्टल, और उसकी फिजिकल डायमेंशन के चेंज होने से आउटपुट वोल्टेज जनरेट होती है।
So this was all about piezoelectric effect. नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस. फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस नाम से पता लगता है, जहाँ पे भी वर्ड आ जाएगा फोटो, दैट मीन्स यहाँ पे लाइट की बात हो रही है. तो यहाँ पे लाइट को मेजर करने के लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है? जो हमारी लाइट डलने से आउटपुट वोल्टेज दे. तो इसने भी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इसीलिए हमने इसको फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बोला है. और लाइट के डलने से जो हमारे पैरामीटर्स जौन से चेंज होते हैं, दैट इज यहाँ रेजिस्टेंस चेंज होगी, यहाँ आउटपुट करंट चेंज होगा, यहाँ आउटपुट वोल्टेज चेंज होगी. सो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही लाइट फॉल करती है किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर, तो हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है. जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं या चार्ज कैरियर्स होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, वो मूव करना शुरू कर जाते हैं या एक्साइट हो जाते हैं या उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, करंट चेंज हो सकता है या आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकती है. फर्स्ट जो हमारा सेमीकंडक्टर फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर मटेरियल है, दैट इज फोटो कंडक्टिव सेल. फोटो कंडक्टिव सेल को भी कोई एक्सटर्नल पावर नहीं चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए. फोटो इलेक्ट्रिक सेल, कंडक्टिव सेल जो हैं ये भी लाइट से ही चलता है. जैसे ही लाइट इस पर फॉल करती है, ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल लगा हुआ है जो जिगजैग में फॉर्म में है. तो जैसे ही इस पर लाइट फॉल करती है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये आउटपुट वोल्टेज को जनरेट करते हैं. तो जब लाइट इस पे फॉल करती है तो हमारे जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, वो चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे अप्लाई होती है. जैसे लाइट फॉल करेगी तो वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से जो हमारे एटम्स होते हैं इसके अंदर, वो सारे एटम्स अपनी जो बॉन्ड है उसको ब्रेकअप कर लेते हैं, जिससे कि हमारे फर्दर चार्ज कैरियर रिलीज होते हैं और हमारा करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है. और इसके अक्रॉस जितना करंट फ्लो करेगा उतनी ही वोल्टेज आएगी, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो अगर करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगी, और जितनी लाइट डलेगी उस पर डिपेंड करता है हमारा करंट कितना इंक्रीज हो रहा है या वोल्टेज कितनी इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज लाइट सेंसिटिव मटेरियल. जैसे ही लाइट पड़ेगी ये लाइट को फोटोन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करता है. फोटोन क्या होता है? लाइट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम फोटोन बोलते हैं. तो फोटोन को ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल एब्जॉर्ब करता है. जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे जो फोटोन्स हैं, वो जो हमारे लाइट के अंदर जो एटम्स बने हुए थे हमारे इस सेल के अंदर, वो सारे एटम्स को ब्रेकअप कर देता है. क्योंकि फोटोन्स के जैसी एब्जॉर्प्शन होती है साथ में फोटोन्स जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और जो बाकी चेन जो पहले स्टेबल थी एटम्स की चेन, उन सारे एटम्स को ब्रेकअप कर देते हैं, जिसके कारण करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और वोल्टेज जनरेट होती है. सो ये हमारे फोटो कंडक्टिव मटेरियल, फोटो कंडक्टिव सेल का एक जो हमारा एक पैरामीटर है, यानी कि फोटो कंडक्टिव सेल जब ऑपरेट करता है तो रेजिस्टेंस जो है इसकी डिक्रीज करती है. जितनी लाइट फॉल करेगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी. इस तरफ को लाइट दिखा रहे हैं, इस तरफ रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, तो जितनी लाइट बढ़ती जा रही है उतनी रेजिस्टेंस कम होती जा रही है. एप्लीकेशंस क्या है फोटो कंडक्टिव सेल की? इसको हम अलार्म सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं, या काउंटिंग करने के लिए, कन्वेयर बेल्ट को मूव कराने के लिए, जो हमारे पैकेजेस को काउंट करते हैं कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो पैकेजेस हैं हमारे, उसको काउंट करने के लिए भी हम फोटो कंडक्टिव सेल को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है फोटो डायोड. ये आप सब ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हुआ है. फोटो डायोड एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस में काम करता है, और इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं. जैसे ही फोटो डायोड पे लाइट फॉल करती है तो इसकी जो पीएन जंक्शन है वो फॉर्म हो जाती है, और रिवर्स बायस में इसमें लीकेज करंट फ्लो करना शुरू कर देता है. अब ये देखो, इस साइड N होता है और इस साइड P होता है, तो N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस. और जब हम इसको रिवर्स बायस देते हैं तो हमारा फोटो डायोड काम करना शुरू करता है. तो बेसिकली फोटो डायोड पे जब लाइट फॉल करती है तभी ये ऑपरेट करता है और आउटपुट वोल्टेज को जनरेट करता है. और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से है. लीकेज करंट एक वर्ड यहाँ पे लिखा गया है. लीकेज करंट क्या होता है? जब हमारी कोई भी वोल्टेज हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, जब लाइट फॉल नहीं कर रही, उस केस में भी कुछ करंट या कुछ आउटपुट वोल्टेज इसके क्रॉस जनरेट होती है. और वो आउटपुट वोल्टेज क्यों जनरेट हो रही है? लीकेज करंट के कारण.
जिसको हम डार्क लीकेज करंट बोल देते हैं या डार्क करंट भी बोल देते हैं। बेसिकली डार्क करंट इज समथिंग डिफरेंट। डार्क करंट होता है जब बिल्कुल भी लाइट फॉल नहीं कर रही, तो जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आ रही है दैट इज डार्क करंट, या करंट आ रहा है दैट इज डार्क करंट। लीकेज करंट होता है जो हमारा कलेक्टर करंट की वजह से, कलेक्टर में लीकेज होने की वजह से जो हमारा कलेक्टर करंट इंटरनली जनरेट होता है उसको लीकेज करंट बोलते हैं। तो जो लीकेज करंट डिटेक्ट होता है उसको हम एम्पलीफाई करके भी एज अ आउटपुट यूज कर सकते हैं। ये इसका ग्राफ है। स्मॉल लीकेज करंट होता है जब इस पर कोई भी लाइट फॉल नहीं कर रही, जिसको हम डार्क करंट भी बोल रहे थे। एडवांटेजेस है, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है, बेटर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, नॉइस कम है, लिनियरिटी रिस्पॉन्स है। डिसएडवांटेज है, एक्टिव एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बायस वोल्टेज रिक्वायरमेंट है इसमें, और एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट फोटो ट्रांजिस्टर आता है। ये भी आप सबने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ा हुआ है। फोटो ट्रांजिस्टर में यहाँ पे जैसे ही हम बेस और एमीटर के बीच में लाइट फॉल कराते हैं तो इसकी वोल्टेज जनरेट होनी शुरू हो जाती है, हमें आउटपुट वोल्टेज मिलनी शुरू हो जाती है। जो ये हमारा ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर। कितनी करंट देने से कितना वोल्टेज आ रहा है वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं फोटो ट्रांजिस्टर पे। तो फोटो ट्रांजिस्टर अगर आप देखोगे तो फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर हल्की सी ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिससे लाइट फॉल करती है और वो ऑपरेट करता है। हमने फोटो ट्रांजिस्टर का एक प्रैक्टिकल भी किया था, उसमें आपने देखा होगा जैसे हम उस पर लाइट डाल रहे थे तो उसकी आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होने लग गई थी, जो आपने अभी प्रैक्टिकल्स में फोटोज भी लगाई हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट फोटो ट्रांजिस्टर। फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर हमने प्रैक्टिकल में कवर कर लिया था, इसलिए इसको मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ। और इसका एडवांटेज क्या है, लोअर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन बहुत कम है, स्मॉल साइज है, इमीडिएटली ऑपरेट कर जाता है जब जैसे हम उसको ऑन करते हैं, लॉन्ग लाइफ है, लो वोल्टेज ऑपरेशन और हाई गेन है। फोटोवोल्टिक सेल जो हमारा मेन नेक्स्ट टॉपिक है। फोटोवोल्टिक सेल में हमारे पास हमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जितनी हम लाइट डालते हैं उसके क्रॉस ही ये वोल्टेज उतनी प्रोपोर्शन में ये वोल्टेज को जनरेट करता है, जैसे हम बाकी पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे पीएन जंक्शन जो है, आपको सबको पता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोपिंग की होती है। पीएन जंक्शन जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में ये कंडक्ट करता है सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है। जैसे ही हम लाइट फॉल कराते हैं, जैसे कि फोटोवोल्टिक सेल पे करा रहे थे, तो फोटोन जो है वो स्ट्राइक करते हैं हमारे सेल के ऊपर और वो ऑपरेट करना शुरू करते हैं। सो फोटोवोल्टिक सेल जो टॉपिक है उसमें आपको ध्यान से इसके बारे में एक पैराग्राफ पढ़ना है, जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है इस डायग्राम में, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये जो बीच में पी और एन टाइप के बीच में जो लेयर है दैट इज पी एन जंक्शन। अब आप सबको पता है पी एन जंक्शन क्या होता है, एक तरह की डायोड क्रिएट हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, जैसे पी एन जंक्शन हमने डोपली सेमीकंडक्टर बीच में अप्रोप्रिएटली इसको देखा कि कहाँ पे ये फॉल करती है, तो जैसे ही लाइट फॉल करेगी फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर, देन फोटोन स्ट्राइकिंग द सरफेस और सेल पास थ्रू अ पी डॉप अपर लेयर। जैसे हम यहाँ पे लाइट फॉल कराएंगे तो वो पी लेयर के साथ से पास होता हुआ नीचे की तरफ आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे लोअर लेयर में वो एब्जॉर्ब कर लेंगे इस लाइट को। आप सबने पहले ही पढ़ा होगा जो हमारा एनर्जी डायग्राम होता है उसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है और सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, नीचे वाली वैलेंस बैंड होता है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड होता है। तो जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे लाइट फॉल करती है, तो वो वैलेंस बैंड से एक्साइटेड हो जाते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं, देन वो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं। और जब वो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो जनरेट होने शुरू हो जाता है। वही वाला सेम प्रोसेस यहाँ पे है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है पीएन जंक्शन डायोड्स के बारे में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये इसका लाइट के क्रॉस कितना करंट जनरेट हो रहा है, तो आप देखो जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ता जाता है। जितनी लाइट ज़्यादा डलेगी उतना करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसमें भी वोल्टेज जनरेट होती है, वेरी फास्ट रिस्पॉन्स है। एप्लीकेशन इसके क्या हैं, फोटोवोल्टिक सेल को हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। जनरली इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे लाइट फॉल करानी ज़रूरी होती है, जैसे कि पंच कार्ड को रीड करने के लिए,
या डाटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं। और जनरली लाइट को मेजर करने के लिए हम फोटो कंडक्टिव सेल को यूज़ करते हैं। अब इस केस में देखो यहाँ पे हमने लैंप लगाया हुआ है और एक फोटो कंडक्टिव सेल यहाँ लगाया हुआ है, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो जैसे ही हम फोटो कंडक्टिव सेल के ऊपर लाइट फॉल कराएंगे तो वो लाइट फॉल करने से हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग हमारी रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ेगी या कम होगी। जितनी हमारी लाइट ज़्यादा फॉल कराएंगे उतनी जो हमारी रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, और जितनी लाइट कम फॉल होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लाइट फॉल करेगी, जितनी लाइट फॉल करेगी लैंप के ऊपर, वो लैंप जो है वो उतना ग्लो करेगा, और जितना वो ग्लो करेगा उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमिटी प्रॉब, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है। इन केस आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को लाइव लेक्चर में पूछ सकते हो। एक बार ये वीडियो दोबारा ज़रूर देखना, इन केस आपको डाउट है तो क्लियर हो जाएगा।